हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिलिनो। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और थर्मोडायनेमिक्स में नीट एग्जाम में जो है वो कभी कभी डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नीट के जितने भी बच्चे हैं, नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्योंकि इस लेक्चर में हम सारे के सारे फार्मूले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपके थर्मोडायनेमिक्स में, वो सारे के सारे जो है वो कवर करने वाले हैं। और आपको हम माइंड मैप्स भी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे जिनको आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। और इन माइंड मैप्स में क्या खासियत होगी कि हमने जो है मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेजेस पे जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंपाइल कर रखा है। ठीक है, यानी 2 से 3 या 4 पेजेस पे जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंपाइल किया हुआ है। और पर्टिकुलरली फार्मूलाज, इस चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे फार्मूले जो है हमने 2-4 पेजेस पे जो है वो कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। और याद रखना, जो थर्मोडायनेमिक्स आपकी 11th क्लास का चैप्टर है फिजिक्स में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी की पूरी जितनी भी आपकी फिजिक्स है ना, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होगा, थर्मोडायनेमिक्स का। क्योंकि ये 2-3 चैप्टर है, थर्मोफिजिक्स जितनी भी है इसमें 2-3 चैप्टर आते हैं, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। ये 3 चैप्टर मिला के जो है नीट एग्जामिनेशन में तकरीबन 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। पूरी फिजिक्स में जो है मॉडर्न फिजिक्स के अलावा थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी और थर्मल प्रॉपर्टीज का बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो नीट एग्जामिनेशन में रहता है हर साल। तो आज जो है वो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सारे के सारे फार्मूले जो है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये क्या कहता है देखो, अगर आपके पास कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, कोई बॉडी सी है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर है और टेम्परेचर ऑफ बी जो है वो टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो टेम्परेचर ऑफ ए है वो टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर होगा। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर है और टेम्परेचर ऑफ बी जो है वो टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर है, तो टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर भी होगा। टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर भी होगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, जो टोटल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होती है और वो होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब आपका सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं किया, क्योंकि आइडियल गैस के केस में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस के केस में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है और इसीलिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती है। आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखी है और वही बराबर होती है टोटल एनर्जी के बराबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 3, वो है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है जो हमें नीट के एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये हमारे पास मोनो एटॉमिक गैसेज हैं। क्या है? मोनो एटॉमिक गैसेज हैं। तो मोनो एटॉमिक गैसेज के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ होती है वो 3 के बराबर होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3 के बराबर होती है मोनो एटॉमिक गैसेज के केस में, +2 फॉर वाइब्रेशन। अगर आपके सवाल में वाइब्रेशन दिया है, वाइब्रेशन वर्ड का यूज़ किया है, तो समझ जाना कि 3 + 2 यानी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। अगर आपके इस क्वेश्चन में जो वाइब्रेशन टर्म जो है वो यूज़ की है, तो समझ जाना कि 3 जो है, 3 + 2 जो है वो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, जनरली तो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के बराबर होती है और +2 कर देना जब वाइब्रेशन भी होगा। ठीक है, और डाई एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है और +2 कर देना फॉर वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन के लिए +2 कर लेना। उसके बाद पॉली एटॉमिक गैस की अगर बात की जाए, पॉली एटॉमिक गैस के केस में जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। कितनी होती है? पॉली एटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली 6 होती है और +2 कर देना वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, वो भी नॉन लीनियर के केस में। अगर आपके पास लीनियर वाला केस है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि इसका लीनियर स्ट्रक्चर है इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होता है और +2 कर देना। फिर अगर वाइब्रेशन भी होगा, फॉर वाइब्रेशन +2 भी कर देना।
तो याद रखना पॉली एटॉमिक गैस के केस में जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है अगर नॉन लीनियर वाला केस हो। अगर लीनियर वाला हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के बराबर होगी। और जितने भी ये चाहे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक हो गया, इनमें सभी में +2 करना फॉर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के लिए क्या कर देना, +2 कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी में हम जनरली काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1/2 kT के बराबर। ठीक है, 1/2 kT के बराबर, यानी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 kT होती है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो मैं 3/2 kT लिखूंगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद काइनेटिक, क्योंकि हम जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एक जगह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है 3/2 kT। ठीक है, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो है ना फार्मूलाज हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होगी। 3/2 kT क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो उतना डिटेल हमने यहाँ पे जाना नहीं है, आप इतना याद रखो कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT होती है। और काइनेटिक एनर्जी जब 1 मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो F/2 kT होगी। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए तो F/2 RT होगी। अगर n मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए तो F/2 nRT होगी। अगर टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की बात की जाए तो वो इंटरनल एनर्जी U के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो टोटल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है और वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, यही यहाँ पे भी लिखा है कि टोटल एनर्जी जो है आइडियल गैस की वो U के बराबर होती है और वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। लेकिन ये बात याद रखना कि आइडियल गैस के केस में ही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि अगर आइडियल गैस नहीं होगी तो फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस के केस में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी उस केस में 0 होता है और इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT होता है। एक मॉलिक्यूल के लिए F/2 kT होता है। अगर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो F/2 RT होगा। अगर n मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो F/2 nRT होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन डेल्टा यू की बात की जा रही है। तो डेल्टा यू हो या डेल्टा के ई हो, एक ही बात है, क्योंकि यू जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिखा, एक ही बात है। आप जानते हो ये के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने याद रखना है कि NF/2 और डेल्टा टी होता है। ये आप ज़बानी याद कर लो, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो NF/2 R इंटू डेल्टा टी होता है। क्या होता है, NF/2 R इंटू डेल्टा टी होता है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू भी यही होता है, NF/2 R इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले जो है ये ज़बानी याद कर लो। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको मैं कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रख लेना। देखो, जो स्पेसिफिक हीट का यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये स्मॉल सी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, कैपिटल सी को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्यू बटा एम डेल्टा टी है। क्यू जो है ये हीट है, एम जो है ये मास है, डेल्टा टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो स्मॉल सी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और जो कैपिटल सी है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज इक्वल टू एम इंटू सी। अब यहाँ पे कैपिटल एम जो है ये मोलर मास है, ये मोलर मास है, और सी जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, विच इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो निकल के आता है क्यू बटा एन डेल्टा टी। और एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो आप जानते हो। तो आप सिंपली याद रख लेना कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्यू बटा एन डेल्टा टी के बराबर होता है और एन इसमें नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, अब है सीवी और सीपी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, नीट में मेरे ख्याल में 2 से 3 साल तक लगातार एक फार्मूला डायरेक्टली पूछा गया था कि सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, तो वो आर के बराबर होता है। तो ये डायरेक्टली जो है ये नीट एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा फार्मूलों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फार्मूले पूछे जाते हैं, या फार्मूले अगर ना पूछे जाएँ तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना।
Cv और Cp। अब देखो Cv जो है वो भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Cp जो है वो भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। जो Cv है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो Cp है ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम को हम Cv कहते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बटा एन डेल्टा टी। क्यू वी जो होता है ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो जो Cv होता है उसका फार्मूला हो जाता है क्यू वी बटा एन डेल्टा टी, यानी सेम ही फार्मूला है, बस क्यू की जगह यहाँ क्यू वी डालना है, ठीक है, क्यू की जगह यहाँ पे क्यू वी डालना है। तो Cv का फार्मूला हो जाता है क्यू वी बटा एन डेल्टा टी। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम Cp कहते हैं। तो Cp का फार्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे Q की जगह Qp डालना है, ठीक है, Qp यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp का फार्मूला हो जाता है Qp अपॉन एन डेल्टा टी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है Cp एंड Cv इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F। डिग्री ऑफ फ्रीडम F की टर्म में हमने अब क्या लिखना है, Cp और Cv का फार्मूला लिखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये आपको याद रखना होगा। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो इसको याद रखना ही होगा, ठीक है। तो Cv का जो फार्मूला होता है वो होता है F/2R, क्योंकि आगे जब हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये ज़बानी बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे याद होंगे ना, तो आप वो फार्मूले बिल्कुल इजीली जो है वो आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब तक ना आप ये फार्मूले याद रखोगे तब तक वो फार्मूले याद रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो इन फार्मूलों को याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Cv का फार्मूला होता है F/2R, Cv का फार्मूला होता है F/2R, Cp का फार्मूला होता है F/2 + 1R, Cp माइनस Cv होता है R के बराबर, ठीक है। तो ये बातें जो है ये बिल्कुल ज़बानी याद कर लो, ये फार्मूले बिल्कुल ज़बानी याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर R की बात की जाए तो R तो आपको पता ही है, ये गैस कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Cv का फार्मूला होता है F/2R। भाई ज़बानी याद कर लो, इसमें कोई भी लॉजिक, कोई भी ट्रिक नहीं है, ये ज़बानी याद कर लो, क्योंकि अगर इसमें आप लॉजिक लगाने बैठोगे तो फिर आपको फार्मूला जो है वो डिराइव करना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो फ़ायदा क्या है भाई, नीट एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं होता है, वहाँ एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, 10-10 सेकंड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको याद करना ही पड़ेगा। Cv होता है F/2R, Cp होता है F/2 + 1R, Cp माइनस Cv होता है R के बराबर। उसके बाद Cp बटा Cv काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो Cp बटा Cv होता है इसको हम गामा कहते हैं, विच इज इक्वल टू 1 + 2/f। जब हम इसी को सॉल्व करते हैं ना, Cp का फार्मूला, Cv का फार्मूला, ये और ये वाला फार्मूला जब हम इसमें डालते हैं तो 1 + 2/f निकल के आता है, और इसी को हम गामा कहते हैं। याद रखना कि Cp बटा Cv गामा के बराबर होता है, वही बराबर होता है 1 + 2/f, ठीक है। और Cv का फार्मूला जो होता है वो R बटा गामा माइनस 1 होता है, Cp का फार्मूला गामा R बटा गामा माइनस 1 के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूले भी याद कर लो। देखो, इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम Cv का फार्मूला ये है, Cp का फार्मूला ये है। इन टर्म ऑफ गामा Cv का फार्मूला ये है, Cp का फार्मूला ये है। Cv का फार्मूला है R अपॉन गामा माइनस 1, Cp का फार्मूला है गामा R बटा गामा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। देखो, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक भी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी लॉजिकल बातें जो है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, देखो अब एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कोई भी फजूल चीज़ लिख के नहीं लाई है, मैंने सिर्फ वो चीज़ें लिख के लाई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फार्मूला समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई फार्मूला याद रखने की, तो वहाँ तो लॉजिक लगेगा नहीं, वहाँ आपको याद करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, जो वर्क का जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रल P dV V इनिशियल से V फाइनल, ठीक है। W का जो फार्मूला होता है वो है इंटीग्रल ऑफ P dV V इनिशियल से V फाइनल। P जो है यहाँ पे प्रेशर है, dV जो है ये यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, ये फार्मूला जो है ना ये जनरल फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये भी एक तरीके से जनरल फार्मूला ही है, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी W इज इक्वल टू P डेल्टा V होगा। इसके अलावा अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो ये इसका जनरल फार्मूला है जो हर कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P dV V इनिशियल से V फाइनल, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो W का फार्मूला हो जाएगा P डेल्टा V, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया है और ग्राफ होना चाहिए P वर्सेस V के, P वर्सेस V कर्व के अंडर जो एरिया होता है वही वर्क डन के बराबर होता है, यानी W इज इक्वल टू एरिया अंडर पी वी कर्व, ठीक है। याद रखना कि जब भी P वर्सेस V का ग्राफ दिया होगा तो उसके अंडर जो, उस कर्व के अंडर जो होगा एरिया, जो पी वी कर्व के अंडर एरिया होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। याद रखना वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट कहने का मतलब जो होता है, एक सेकंड
हाँ वर्क डन जो होता है ये पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से जाता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है, ये फर्स्ट पाथ हो गया, ये सेकंड पाथ हो गया, ये थर्ड पाथ हो गया, तो तीनों पाथ से जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे अब इसमें याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ दिया होगा, P वर्सेस V ग्राफ दिया होगा, तो वर्क डन इन फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन थर्ड केस। अब ये कैसे मैंने बताया, क्योंकि वर्क डन इन फर्स्ट केस दैट इज फर्स्ट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सेकंड इज ग्रेटर देन वर्क डन इन थर्ड, बिकॉज जो एरिया अंडर ग्राफ है फर्स्ट कर्व के नीचे वो ज़्यादा है, और जो वर्क डन इन जो एरिया अंडर ग्राफ इन कर्व सेकंड है वो फर्स्ट से कम है, और थर्ड का ग्राफ एरिया जो है वो उससे भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि वर्क डन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया अंडर पी वी कर्व, जिसके अंडर जितना ज़्यादा एरिया होगा उसका वर्क डन उतना ज़्यादा होगा। जैसे फर्स्ट कर्व के अंडर ज़्यादा एरिया है तो उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पता चल जाता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि वर्क डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, और वर्क डन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। जितना ज़्यादा एरिया होगा पीवी कर्व के अंडर उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। अब मैंने आपको बताया कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है। जब ये पाथ डिपेंडेंट होता है तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि डेल्टा यू जो होता है NF/2 R डेल्टा टी होता है, ठीक है, NF/2 R डेल्टा टी होता है। अब अगर आपने पिछले फार्मूले याद किए होंगे तो F/2 R को मैंने CV कहा था, तो इसीलिए यहाँ पे NCV डेल्टा टी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। F/2 R को मैंने CV कहा था, ठीक है, CV कहा था, इसीलिए इस पूरे फार्मूले को हम NCV डेल्टा टी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो एक सेकेंड, जो यहाँ पे N है, R है, डेल्टा टी है, हमें पता है कि PV होता है NRT, तो यहाँ पे N है, R है, T है, तो NRT को मैं PV लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे P2V2 माइनस P1V1 भी लिखा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, P डेल्टा V भी डायरेक्टली लिख सकते हो। तो P डेल्टा V को आप P1V1 माइनस P2V2 लिखो या P डेल्टा V लिखो, एक ही बात है, क्योंकि जो NR डेल्टा T है ना उसको आप NR T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, या NR डेल्टा T लिख लो, एक ही बात है। तो इन जनरल आप जितना मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है आप उतना ही याद रखो, इससे बाहर आपने कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। आपने याद रखना है कि डेल्टा यू जो होता है NF/2 R डेल्टा टी होता है, NF/2 P2V2 माइनस P1V1 के बराबर होता है, NCV डेल्टा टी के बराबर होता है। अब देखो CV का फार्मूला होता है F/2 R, तो F/2 R की जगह मैंने CV डाल दिया, ये फार्मूला निकल के आया, ठीक है। उसके बाद हीट की बात करते हैं, उसके बाद हीट की बात करते हैं, तो हीट को हम थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नहीं है कि इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है। थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू का मतलब और क्यू का मतलब सेम होता है। बस आपने याद रखना है कि डेल्टा क्यू जो होता है वो बराबर होता है MC डेल्टा टी। हमने जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला पढ़ा था तो उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा क्यू बटा एम डेल्टा टी, क्यू बटा एम डेल्टा टी, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेल्टा क्यू बटा एन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम डेल्टा क्यू को अपनी जगह रखते हैं, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास हीट के फार्मूले निकल के आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने स्पेसिफिक हीट लिखनी होगी तो उसका फार्मूला होता है MC डेल्टा टी। यहाँ पे C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और अगर हमने मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लिखना होगा तो उसका फार्मूला है NC डेल्टा टी। यहाँ पे जो कैपिटल C है यह है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना कि जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट जो होता है वो M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी होता है, और मोलर स्पेसिफिक हीट N इंटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी होता है। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। अब देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा क्यू हो जाएगा NCV डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा क्यू हो जाएगा NCP डेल्टा टी, ठीक है। और CV तो आप जानते हो कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और CP जो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये सेम फार्मूले, जो ये फार्मूले हैं ना ये भी फार्मूले हैं, ठीक है। इनमें कोई जो ये वाला फार्मूला है ना, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NC डेल्टा टी, इसी फार्मूले से ये दो फार्मूले हमने निकाले। बस ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, बाकी कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। अब देखो एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड्स, एक सेकेंड, डिपेंड्स ऑन पाथ। अगर इंटरनल एनर्जी आपने पाथ 1 से देखनी होगी और पाथ
टू से देखनी होगी, तो दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी सेम होगी, बस इनिशियल फाइनल पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोज्ड साइकिल में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, आप किसी भी पाथ से जाओ जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी। अब यहाँ पे थोड़े से साइन कन्वेंशंस आते हैं, ये साइंस आपने याद रखने हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी आपका थर्मोडायनेमिक्स है, वहाँ के साइंस थोड़े डिफरेंट होंगे, यहाँ के साइंस थोड़े डिफरेंट होंगे। ये नहीं समझना केमिस्ट्री पढ़ते हुए ये नहीं समझना कि फिजिक्स वाले टीचर ने साइंस जो है वो गलत पढ़ाए हैं, या फिजिक्स पढ़ते हुए ये नहीं समझना कि केमिस्ट्री वाले ने साइंस कन्वेंशंस जो है यहाँ पे वो गलत पढ़ाए हैं। भाई केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की जगह है, फिजिक्स की जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है और केमिस्ट्री में डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंट इसको समझते हैं और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है। बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा ख्याल रखना। जो वर्क डन बाय गैस होता है वो पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव होता है, हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव होती है, हीट गिवन बाय सिस्टम नेगेटिव होती है। अगर इसको समझने बैठो तो टाइम लगेगा, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। देखो, जब वर्क डन बाय गैस होती है, भाई जब गैस वर्क डन करती है तो वो गैस क्या होती है? एक्सपैंड होती है। जब गैस एक्सपैंड होगी तो डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जब डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा ना। अगर हम वर्क डन ऑन गैस की बात करें, भाई जब आप गैस पे वर्क डन करोगे तो गैस क्या होगी? वो कंप्रेस होगी। अरे भाई जब गैस कंप्रेस होगी तो डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव होगा। भाई वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। इन द सेम वे हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट गिवन बाय सिस्टम नेगेटिव होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो, वैसे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब जो है वो मन रखने के लिए हम फिर से इसको पढ़ ही लेते हैं। वैसे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े तो उसमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने याद रखना है कि जो हम हीट देते हैं, किसी भी सिस्टम को जब हम हीट देते हैं, उस सिस्टम को जब हम हीट देते हैं तो उससे वर्क डन होता है, उससे क्या होता है? वर्क डन होता है। और जो बाकी की हीट बच जाती है वो स्टोर होती है एज इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये हो जाती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है। यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू यहाँ पे हीट है, डब्ल्यू यहाँ पे वर्क है, डेल्टा यू यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है। अब डेल्टा क्यू क्या है? हीट गिवन टू सिस्टम, जो हमने सिस्टम को हीट दी। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम, जो हीट दी उससे वर्क डन जो हुआ उसी को हम डब्ल्यू कहेंगे। और जो बाकी की हीट बच गई वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है आइसोबारिक। भाई जब भी हम आइसोबारिक की बात करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं तो समझ जाना कि प्रेशर कांस्टेंट है। भाई प्रेशर का यूनिट जो होता है वो बार होता है। तो जब आइसोबारिक होगा, इस तरीके से इसको याद रखना, ठीक है। जब आइसोबारिक होगा समझ जाना प्रेशर कांस्टेंट है। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोबारिक होगा, उस केस में चार्लीज लॉ वैलिड होता है। और चार्लीज लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे डेराइव करने बैठूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, चलो चार्लीज लॉ को मैं समझा देता हूँ। देखो, पीवी होता है एन और टी, आर कांस्टेंट होता है, एन हमने फिक्स रखना है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। भाई जब प्रेशर भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ना। जब तीनों चीज़ें कांस्टेंट होगी तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो कि आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और V1/T1 जो होता है वो V2/T2 के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर T जो है जब हम इसको यहाँ बटा में लाएंगे तो V/T जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने किसके केस में पढ़ना है? आइसोबारिक के केस में। तो आइसोबारिक के केस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो होता है सीपी। क्यों सीपी होता है? भाई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल सी होता है। अब आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी होता है। तो सीपी का फार्मूला होता है F/2 + 1 × आर, आर गामा आर बटा गामा -1, ठीक है। ये होता है सीपी का फार्मूला। बस आपने इतना समझना है कि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कांस्टेंट प्रेशर में सीपी कहते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। और सीपी के फार्मूले तो हमने पढ़ रखे हैं। उसके बाद डेल्टा क्यू का फार्मूला, हीट का फार्मूला। तो हीट का फार्मूला यहाँ पे, हीट का फार्मूला मैंने पीछे क्या पढ़ाया? हीट का फार्मूला मैंने पीछे जो पढ़ाया वो है एन सी डेल्टा टी। क्या है? एन सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे कोई दूसरी बात लिखी नहीं है, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी क्या लिखा है? एक सेकेंड, यहाँ पे भी एन सी डेल्टा टी ही लिखा है। बस
आइसोबारिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे सी की जगह Cp लिखा है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे Cp जो है इसकी जगह F/2 + 1 × R डालना और गामा R बटा गामा -1 डालना, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था वो जो 4-5 फार्मूले मैंने लिखाए थे वो आपने ज़बानी याद कर लेने हैं, इसीलिए मैंने बताया था, ठीक है। अगर आपने वो याद कर लिए होंगे तो ये फार्मूले आप 1 सेकंड में लिख लोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इतना सा याद रखना है कि डेल्टा क्यू जो होता है NCP डेल्टा टी होता है। Cp का फार्मूला ये होता है, ये यहाँ पे डाल दो, और ये भी Cp का फार्मूला ही होता है, ये यहाँ पे डाल दो, आपके पास डेल्टा क्यू का फार्मूला आ जाएगा। और डेल्टा यू जो होता है इंटरनल एनर्जी, ये ऑलवेज NCV डेल्टा टी होगा। डेल्टा यू का फार्मूला ऑलवेज NCV डेल्टा टी होगा, चाहे आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, प्रोसेस कोई भी हो, डेल्टा यू का फार्मूला ऑलवेज NCV डेल्टा टी ही होगा। और Cv का फार्मूला हमने F/2 R डाल दिया और R बटा गामा -1 डाल दिया, और इस तरीके से इसके ये फार्मूला और ये फार्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। तो डेल्टा यू का फार्मूला हो जाता है NCV डेल्टा टी, Cv का फार्मूला F/2 R यहाँ पे डाला और R बटा गामा -1 यहाँ पे डाला, ठीक है। और इस तरीके से ये आपके डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फार्मूले हो गए, और ये ऑलवेज वैलिड होते हैं हर एक प्रोसेस के लिए। अब अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन आप जानते हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो जनरल फार्मूला था वो था PdV V इनिशियल से V फाइनल तक। मैंने कहा था ना कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क का फार्मूला हो जाएगा P डेल्टा V, ये तो मैंने कहा था भाई। अगर P डेल्टा, हमें पता है कि PV होता है nRT, अगर P डेल्टा V है तो मैं इसको nR डेल्टा T लिख सकता हूँ ना, तो इसीलिए वर्क को मैंने nR डेल्टा T यहाँ पे लिखा। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस है। जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस होगा समझ जाना वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो पीवी होता है nRT, इन दो चीज़ों की बात तो हमने करनी नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने कांस्टेंट रखी है। वो आर तो कांस्टेंट होता है, वी हमने खुद ही कांस्टेंट रखा है, अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। तो पी बटा टी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, और पी वन बटा टी वन जो है वो पी टू बटा टी टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोकोरिक में आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पी बटा टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी पी वन बटा टी वन पी टू बटा टी टू के बराबर होता है। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है कांस्टेंट, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। और जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वो भी वॉल्यूम कांस्टेंट पे होगा ना, तो इसको हम सी से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कैपिटल सी वी होगा ना, CV होगा ना उस वक्त। तो CV के फार्मूले जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, F/2 R बटा गामा -1, ये हमने जो है पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके फार्मूले हमने ये पहले भी पढ़ लिए हैं, एक बार फिर से देख लो। उसके बाद डेल्टा क्यूब होता है NCV डेल्टा टी, डेल्टा क्यूब होता है NC डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो NCV डेल्टा टी हो जाएगा, और CV का फार्मूला यहाँ पे डाल दिया, और R बटा गामा -1 F/2 R, तो आपके पास ये फार्मूले निकल के आए, ठीक है। उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा ऑलवेज जो है NCV डेल्टा टी होगा, CV होता है F/2 R बटा गामा -1, तो CV की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली तो इसलिए इसके दूसरे फार्मूले भी निकल आए। अब देखो वर्क डन का फार्मूला होता है इंटीग्रल PdV V इनिशियल से V फाइनल। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस टाइम पे डेल्टा V 0 होता है, जब यहाँ पे डेल्टा V 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में याद रखना वर्क डन 0 होता है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस जहां भी आपको देखने को मिलेगा समझ जाना टेम्परेचर कांस्टेंट है। भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अब देख लो PV = nRT होता है, इन दो चीज़ों को आप नहीं देखो क्योंकि R तो कांस्टेंट ही होता है, N को हमने फिक्स रखना है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो PV कांस्टेंट हो जाएगा। अगर PV कांस्टेंट हो गया तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, यानी P1 V1 = P2 V2। यही चीज़ें जो है ये मैंने यहाँ पे लिख के लाई है। देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयलीज लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और बॉयलीज लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो हमने यहाँ पे देखा कैसे है ये, ठीक है। तो बॉयलीज लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी PV कांस्टेंट है, P1 V1 = P2 V2, ठीक है। अब है आइसोथर्मल के केस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होता है Q बटा N डेल्टा टी। क्या होता है? Q बटा N डेल्टा टी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? डेल्टा Q बटा N डेल्टा टी, डेल्टा Q बटा N डेल्टा टी। अब हमें पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। तो यहाँ हमने डेल्टा टी की जगह जब जीरो डाला तो सी की वैल्यू इनफाइनाइट निकल के आई। ठीक है, तो याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट के बराबर होती है। अब अगर हम डेल्टा यू की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया है कि डेल्टा यू का फार्मूला जो होता है वो ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी जीरो होगा, जब डेल्टा टी जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो ही होगा। तो याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, उसके बाद वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन जो होता है डब्ल्यू, उसका फार्मूला होता है इंटीग्रल पी डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल। इसमें आप याद रख लेना, इसके और भी बाकी फार्मूले हैं। W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल यानी V1 से V2, उसके बाद एन आर टी एल एन V2 बाई वी वन, एन आर टी एल एन P1 बाई P2, 2.3032 एन आर टी लॉग V2 बाई वी वन। और एक बात का खास ख्याल रखना कि जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो डेल्टा क्यू होता है वो W के बराबर होता है। यानी जो डेल्टा क्यू का हीट का फार्मूला होता है वही वर्क डन के फार्मूले भी होते हैं। इसलिए आप ये जो फार्मूले हैं ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये डेल्टा क्यू के फार्मूले भी हैं, ये वर्क डन के फार्मूले भी हैं और डेल्टा क्यू के फार्मूले भी हैं। इसलिए मैंने एक फार्मूला यहाँ पे जगह नहीं थी तो ये वाला फार्मूला जो है ये मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, तो एक ही बात है, ये जितने भी फार्मूले हैं, चाहे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये दोनों जो है ये वर्क डन के फार्मूले भी हैं और डेल्टा क्यू के फार्मूले भी हैं। ठीक है, तो मैं वर्क डन के फार्मूलों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी, वी1 से V2, एन आर टी एल एन V2 बाई V1, एन आर टी एल एन P1 बाई P2। जब हम एल एन की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो ये हो जाता है 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1। मैंने कहा कि डेल्टा क्यू जो होता है वो W के बराबर होता है, इसलिए एन आर टी P1 बाई P2, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एन आर टी एल एन P1 बाई P2, और इसी को हम 2.3032 एन आर टी लॉग P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, यानी सिस्टम के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो डेल्टा क्यू जो है वो जीरो के बराबर होगा। अब ये फार्मूले जो मैंने लिख के लाए, ये याद करने, यानी अगर आप इनको याद करने बैठोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लेकिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, अगर पी, सबसे पहला जो एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे पहला फार्मूला है वो ये है कि पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होगा। अगर पी वी की पावर गामा कांस्टेंट है तो पी वन वी वन की पावर गामा बराबर होगा पी टू वी टू की पावर गामा। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद पी वी की पावर गामा माइनस वन भी कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन बराबर होगा टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, उसके बाद टी की पावर गामा पी की पावर वन माइनस गामा भी कांस्टेंट होगा, और इसका मतलब हुआ कि टी वन की पावर गामा पी वन की पावर वन माइनस गामा बराबर होगा टी टू की पावर गामा पी टू की पावर वन माइनस गामा। ठीक है, तो ये थोड़ा याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होगी, लेकिन एक दो बार जो है लिख के ट्राई करना, आपको ये याद हो जाएंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखना डेल्टा क्यू जीरो होगा, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होगा, टी वी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट होगा, टी की पावर गामा पी की पावर वन माइनस गामा भी कांस्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एक सेकेंड देखो, अब जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसका जनरल फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बटा एन डेल्टा टी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। हम जानते हैं कि डेल्टा टी जो है वो हीट होती है, तो डेल्टा क्यू जो है वो हीट होती है, चेंज इन हीट। तो चेंज इन हीट जो है वो जीरो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में। डेल्टा क्यू हमने पहले ही आपको बता दिया कि जीरो होता है। अगर डेल्टा क्यू जीरो होगा तो सी भी जीरो होगा, सी भी जीरो होगा। एक सेकंड, एक सेकंड आप वेट करना, क्योंकि लैपटॉप की जो बैटरी है वो लो हो गई है। तो एक सेकंड में इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, एक सेकंड वेट करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम बात कर रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं वो 0 के बराबर होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है, क्योंकि जो सी का फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू बटा एन डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू जो होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है, इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में, वो एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होती है। मैंने पहले भी बताया कि डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, वो एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होती है, डेल्टा यू की वैल्यू। बस ध्यान रखना आइसोथर्मल प्रोसेस में ध्यान रखना कि डेल्टा यू 0 होता है, वो भी इसलिए 0 होता है क्योंकि डेल्टा टी जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो 0 होता है। इसके अलावा अगर हम डेल्टा यू की बात करें किसी भी प्रोसेस में, वो एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। और यहाँ पे इस फार्मूले में आप सी वी की वैल्यू एफ बटा 2 आर रख लेना और आर बटा गामा माइनस 1 रख लेना, आपके पास नया फार्मूला बन जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रख लो कि डेल्टा यू जो होता है वो एन सी वी डेल्टा टी होता है, यहाँ पे सी वी की वैल्यू एफ बाई 2 आर रख लेना और आर बटा गामा माइनस 1 रख लेना, आपके पास नए फार्मूले आ जाएंगे। और एडियाबैटिक प्रोसेस में ये बात भी याद रख लेना कि जो डब्ल्यू होता है वो बराबर होता है माइनस डेल्टा यू के। डब्ल्यू जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। जितने भी ये फार्मूले हैं डेल्टा यू के, इनके साथ जब आप नेगेटिव साइन लगाते हो तो वो वर्क डन की का फार्मूला बन जाता है इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आपसे कोई वर्क डन पूछेगा तो कहना वर्क डन जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू है, यानी नेगेटिव ऑफ एन सी वी डेल्टा टी है। ठीक है, और जितने भी बाकी फार्मूले डेल्टा यू के बनते हैं उनके साथ नेगेटिव साइन लगा देना तो वो वर्क डन का फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, ये नीट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में कभी कभी ग्राफ देता है और पूछा जाता है कि कौन सी कर्व जो है वो कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले जब हम एक्सपेंशन करते हैं, जब एक्सपेंशन का केस आता है तो ग्राफ जो होता है P वर्सेस V वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, जो आइसोबारिक का ग्राफ बनता है P वर्सेस V के केस में वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये वाला ग्राफ बन रहा है, तो इसलिए ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। और आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो जहाँ पे वॉल्यूम आपको कांस्टेंट दिखेगा, जिस कर्व पे आपको कांस्टेंट वॉल्यूम दिखेगा वो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है आइसोकोरिक प्रोसेस, ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है आइसोबारिक प्रोसेस। और ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस की जो लाइन है इसके साथ वाली जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करती है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो आइसोबारिक ग्राफ के साथ वाली कर्व है ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये एक बार नीट में, अब नीट 2022 का पेपर देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, यानी ऐसा ग्राफ दिया था P वर्सेस V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया था और कहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी कर्व रिप्रेजेंट करती है। तो आपने सिंपल से, यानी फॉर एग्जांपल वहाँ गिवन होगा ये ए कर्व है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो वहाँ पे बताया था क्वेश्चन में कि कौन सी कर्व जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है। तो आपने बताना था कि ये वाली कर्व, यानी इसको अगर मैं बी नाम देता हूँ तो आपने कहना था वहाँ पे कि बी वाली कर्व जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हमने इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बस इतना सा याद रखना है, जब भी एक्सपेंशन वाला केस आएगा, एक्सपेंशन वाले केस में जो P वर्सेस V का ग्राफ होगा उसमें जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा, जो ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर P1 है तो P1 पे ये लाइन जो है ये आइसोबारिक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लाइन होगी वो आइसोकोरिक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी, और ये नीचे वाली जो लाइन है, ये जो नीचे वाली कर्व है ये एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी, और ऊपर वाली जो है ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगी। इन द सेम वे कंप्रेशन में भी सेम होता है, थोड़ा सा अपोजिट, कंप्रेशन में थोड़ा सा अपोजिट है। जब कंप्रेशन वाला केस आएगा और उसमें जब आपके पास P वर्सेस V ग्राफ दिया होगा तो वॉल्यूम जहाँ पे कांस्टेंट होगा वो तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, प्रेशर जहाँ पे कांस्टेंट होगा वो आइसोबारिक प्रोसेस होगा। ठीक है, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उस वो वाली लाइन जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा वो वाली लाइन आइसोबारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी, और जो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन जो है, ऊपर वाली जो कर्व है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी, और नीचे वाली ये वाली कर्व जो है ये यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी। देखो आइसोकोरिक तो आपको पता चल जाएगा भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, आइसोबारिक तो आपको पता चल जाएगा भाई कांस्टेंट प्रेशर पे है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में। बस कंप्रेशन में आप याद रख लेना कि जो ऊपर वाली कर्व है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, और जो नीचे वाली कर्व है ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। और एक्सपेंशन के केस में याद रखना कि जो ऊपर वाली कर्व है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, और जो नीचे वाली कर्व है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों ग्राफों को जो है अच्छे से थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, और
इस वाले केस में जो पहला केस है एक्सपेंशन का, उसमें वर्क डन जो होता है आइसोबारिक का ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, और उसका वर्क डन ज़्यादा होता है एडियाबैटिक से, और उसका वर्क डन ज़्यादा होता है आइसोकोरिक से। क्योंकि आइसोकोरिक का वर्क डन तो जीरो होता है ना, क्योंकि उसमें डेल्टा वी जो होता है वो जीरो होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डेल्टा वी जीरो होता है, इसलिए वर्क डन जीरो होगा। तो बोथ केसेस में एक्सपेंशन में भी और कंप्रेशन में भी सबसे कम वर्क डन जो होता है वो आइसोकोरिक का होता है, ठीक है। और अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो उस सबसे ज़्यादा वर्क डन एडियाबैटिक का होता है, उससे कम आइसोथर्मल का, उससे कम आइसोबारिक का, और सबसे कम आइसोकोरिक का। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसका वर्क डन ज़्यादा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्क डन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। तो पीवी कर्व के अंडर जिसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एडियाबैटिक की बात करूँ तो एडियाबैटिक की कर्व जो है वो ये वाली है, एडियाबैटिक की कर्व ये वाली। तो इसके अंडर सबसे ज़्यादा ग्राफ ये एरिया है, इसके अंडर अगर सबसे ज़्यादा एरिया है तो इसका वर्क डन भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सिंपल सा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता था कि जितनी हीट हम देते हैं वो हीट कन्वर्ट होती है वर्क में, और बाकी की हीट जो है वो इंक्रीज होती है, यानी चेंज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या कहता है, उसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, एक होता है केल्विन प्लॉन्क स्टेटमेंट, एक होता है केल्विन प्लॉन्क स्टेटमेंट, और दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लॉन्क स्टेटमेंट कहता है कि जितनी भी हीट है वो कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है, यानी सारी की सारी हीट आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये केल्विन प्लॉन्क स्टेटमेंट है। अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो कहता है कि जब भी आपको जो है कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट ट्रांसफर करनी होगी तो आपको वर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी व्हेन वी नीड टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी द वर्क इज डन एंड दैट वर्क इज इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि भाई वर्क इज डन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी एंड दैट वर्क इज इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में तो ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन अगर आपको कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट ट्रांसफर करनी होगी तो वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, आपको वर्क करना होगा, और वो वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल टॉपिक हीट इंजन, और हीट इंजन के बाद आपका रेफ्रिजरेटर छोटा सा टॉपिक आता है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले देखो हीट इंजन जो होता है इसका काम होता है हीट को कन्वर्ट करना वर्क में, हीट को कन्वर्ट करना वर्क में। अब हमारे पास एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। दोनों यानी सोर्स भी और सिंक की भी जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये भी हीट रिजर्वायर है, ये भी हीट रिजर्वायर है। मैं मान लेता हूँ इसका टेम्परेचर T1 है, मैं मान लेता हूँ, और इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T2 है, ठीक है। और T1 जो है वो T2 से बड़ा है। भाई जब T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा तभी तो यहाँ से इधर की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो जब T1 ज़्यादा होगा T2 से तभी जाके इस सोर्स से जो है वो हीट फ्लो करेगी, ठीक है। तो एक बात समझ लो कि ये जो है ये सोर्स है और ये सिंक है, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, और T1 T2 से ज़्यादा है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, जो सोर्स है इससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। कितनी हीट निकलती है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, इसी को हम इनपुट कहते हैं। जो Q1 हीट निकली सोर्स से उसको हम इनपुट कहते हैं, और इसी Q1 हीट से हम W अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं। भाई जो वर्क डन करेंगे वही आउटपुट होगा ना, यानी यहाँ से हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकाली तो वो इनपुट हो गया। अब इस Q1 से जो हमने वर्क किया वही आउटपुट होगा ना, और जो हीट हमारे पास बच गई, जो हमारे पास हीट वेस्ट हो गई, उसको हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया, और वो जो वेस्टेड हीट है Q2 वो सिंक में चली गई। वो कहाँ चली गई, सिंक में चली गई। अब इसको हम इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। देखो सोर्स से Q1 हीट निकली, सोर्स से Q1 हीट निकली, उस Q1 हीट से हमने W अमाउंट ऑफ वर्क किया। Q1 हीट से हमने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया, W अमाउंट ऑफ वर्क किया। जो बाकी की हीट बच गई वो हमने सिंक में डाल दी, और वो कितनी हीट थी, Q2 अमाउंट ऑफ हीट थी। अब इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो W को अपनी जगह रखो, W को अपनी जगह रखो तो Q1 यहाँ पे अपनी जगह, और Q2 को जब हम यहाँ लेते हैं तो माइनस Q2 हो जाता है, ठीक है। और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको इसलिए समझाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैंने डायरेक्टली बताया होता है W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 तो आपको शायद समझ नहीं आया होता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे समझाया। यहाँ तक समझ आ गया। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से मैं रिपीट करूँगा। देखो भाई सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकाली, यानी वो इनपुट हो गया, उससे W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, और जो बाकी की हीट बच गई वो सिंक में चली गई, और वो वेस्टेड हीट है, ठीक है। तो W जो है, सॉरी एक सेकेंड, जो Q1 है ये इनपुट है,
ठीक है। इससे हमने W अमाउंट ऑफ वर्क किया और Q2 हीट जो है वो सिंक में डाल दी, तो W यहाँ से Q1 माइनस Q2 निकल के आता है। अब अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, यानी जो ये हीट इंजन है ये कितना एफिशिएंट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। तो ईटा जो होता है, एफिशिएंसी जो होता है, वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। वो क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट क्या है यहाँ पे? हमने आउटपुट यानी काम क्या किया? W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, तो W जो हो गया वो आउटपुट हो गया। इनपुट क्या हुआ? इनपुट जो है भाई, सोर्स से हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकाली, यही तो इनपुट है ना। तो Q1 जो है वो इनपुट है, W जो है ये आउटपुट है, Q1 जो है वो इनपुट है। अब W का फार्मूला हमें यहाँ पता है कि Q1 माइनस Q2 होता है, तो W की जगह जगह हमने यहाँ पे Q1 माइनस Q2 डाल दिया और Q1 यहाँ पे एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 माइनस Q1 बटा Q2 निकल के आता है। ये तो आप जानते हो कि इससे ये कैसे बन गया। देखो भाई, Q1 बटा Q1 इसको हम लिखेंगे माइनस Q2 बटा Q1। देखो अब ये Q1 इसके भी बटा में है, इसके भी बटा में है, मैंने दोनों के बटा में इसको डाल दिया, अलग अलग लिख लिया। Q1 खत्म हो जाता है तो यहाँ पे 1 बचता है, 1 माइन एक सेकंड, यहाँ पे 1 बचता है। Q1 जब खत्म हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा माइनस Q2 बटा Q1, और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ईटा होता है W अपॉन Q1, ईटा होता है Q1 माइनस Q2 बटा Q1। इसको सॉल्व करने पे निकल के आता है 1 माइनस Q1 बटा Q2। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैरनॉट्स हीट इंजन। देखो, कैरनॉट्स हीट इंजन जो होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ हीट इंजन होता है। ठीक है, और ये आइडियल गैस के लिए ही होता है। जो कैरनॉट्स हीट इंजन होता है ये आइडियल गैस के लिए ही होता है। और जो कैरनॉट्स हीट इंजन होता है, कहा जाता है कि इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी ऐसा हीट इंजन अभी तक नहीं निकला है जो ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कैरनॉट्स हीट इंजन की। तो हम कह सकते हैं कि जो ईटा है, जो एफिशिएंसी है, वो मैक्सिमम है किसके लिए? फॉर कैरनॉट्स इंजन। कैरनॉट्स इंजन के लिए जो एफिशिएंसी है वो क्या है? वो मैक्सिमम है। तो नो इंजन इज मोर एफिशिएंट देन कैरनॉट्स हीट इंजन, और इसको हम आइडियल हीट इंजन भी कह सकते हैं। इसको हम आइडियल हीट इंजन भी कह सकते हैं। अब इसमें स्पेशल बात याद रखने की क्या है? ये बातें तो पता है हमें कि ये आइडियल गैस के लिए होता है, इसको हम आइडियल हीट इंजन कहते हैं। इसका जो एफिशिएंसी होता है, ईटा होता है, वो मैक्सिमम होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है? इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो है Q2 अपान Q1 जो होता है वो T2 अपान T1 के बराबर होता है। भाई Q1 आपको पता है, Q2 आपको पता है। Q1 क्या है? जो हीट सोर्स से निकाली, Q2 जो सिंक में हीट चली गई, T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर है, T2 जो है वो सिंक का टेम्परेचर है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि Q2 अपान Q1 जो है वो T2 अपान T1 के बराबर है फॉर कैरनॉट्स हीट इंजन। याद रखना, Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू T2 अपान T1 जो है ये हर एक हीट इंजन के लिए नहीं होता है। जब भी आइडियल हीट इंजन की बात की जाएगी, जब भी कैरनॉट्स हीट इंजन की बात की जाएगी, तभी ये एप्लीकेबल है, तभी इसका रेशियो जो है वो इसके रेशियो के बराबर होगा, तभी Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। जब क्या होगा? कैरनॉट्स हीट इंजन होगा या आइडियल हीट इंजन होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं कि W Q1 माइनस Q2 होता है, ईटा जो होता है वो 1 माइनस Q2 अपन Q1 होता है, हमने पहले पढ़ लिया ये। तो यहाँ पे हम Q2 अपन Q1 की जगह T2 अपन T1 रख लेते हैं, तो आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, कैरनॉट्स हीट इंजन का फार्मूला जो है एफिशिएंसी का वो बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या याद रखना है आपने? Q2 अपन Q1 T2 अपन T1 के बराबर होता है। W Q1 माइनस Q2 होता है, ईटा 1 माइनस Q2 अपन Q1 होता है, ईटा जो होता है 1 माइनस T2 अपन T1 होता है, ओनली फॉर कैरनॉट इंजन, ओनली फॉर कैरनॉट्स इंजन। ये बात याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि Q1 अपान Q2 जो होता है ये T2 अपान T1 के बराबर होता है कैरनॉट्स हीट इंजन के लिए, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना। उसके बाद नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर एंड द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो रिवर्स ऑफ कैरनॉट्स हीट इंजन होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिस रूम में रेफ्रिजरेटर लगा होता है ना, वो रूम थोड़ा गर्म रहता है। क्यों? अब वो रूम थोड़ा गर्म क्यों रहता है, ये यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट के जरिए। ये जो रिवर्स कैरनॉट हीट इंजन है, इसके कंसेप्ट के जरिए में जो है ये टॉपिक, ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि जिस रूम में रेफ्रिजरेटर होता है वो रूम जो होता है वो गर्म क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेटर को हम रिवर्स कैरनॉट्स हीट इंजन भी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो इस डायग्राम में है। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली, ये आपने कहीं ना कहीं हीट इंजन में भी पढ़ रखा है। ठीक है, देखो भाई, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 पिछला ही फार्मूला है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में आपने देखना है, क्योंकि जो कैरनॉट्स हीट इंजन हमने पढ़ा था ना, उसका रिवर्स है ये रेफ्रिजरेटर, उसका टोटली रिवर्स है। अब देख लो, जो रेफ्रिजरेटर में सोर्स है वो रूम है, रेफ्रिजरेटर में सोर्स क्या है? रूम है। रेफ्रिजरेटर के केस में जो रेफ्रिजरेटर है वो सिंक है, जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है? सिंक है, और रूम क्या है? वो सोर्स है। सोर्स का टेम्परेचर यानी रूम का टेम्परेचर में T1 मान लेता हूँ, रूम का टेम्परेचर में क्या मान लेता हूँ?
T1 मान लेता हूँ और जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो मैं T2 मान लेता हूँ। और यहाँ तो मैं जानता हूँ कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कोल्ड होता है, वो ठंडा होता है। रेफ्रिजरेटर कैसा होता है? ठंडा होता है, तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियस है कम होगा, ठीक है ना। अब देख लो रेफ्रिजरेटर ठंडा होता कैसे। सबसे पहले ये कंसेप्ट समझो कि रेफ्रिजरेटर ठंडा कोल्ड कैसे होता है, क्योंकि इससे हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उससे हम हीट बाहर निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। जो हम इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क रेफ्रिजरेटर पे करते हैं, उससे हीट जो है वो बाहर निकल आती है, जिससे रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, वैसे इसकी कोई न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि रेफ्रिजरेटर जो है वो सिंक है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर यहाँ पे सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है और ये कोल्ड बॉडी है। रूम का टेम्परेचर T1 है, ये सोर्स है और ये हॉट बॉडी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि रेफ्रिजरेटर, सबसे पहले हमने वर्क करना है, यानी जो रेफ्रिजरेटर है उसको कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वर्क जब हम करेंगे, W अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क जब हम करेंगे रेफ्रिजरेटर पे, तो उस रेफ्रिजरेटर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। यहाँ पे हमने W अमाउंट ऑफ वर्क किया, यहाँ पे हमने W अमाउंट ऑफ वर्क रेफ्रिजरेटर पे किया, कहने का मतलब ये क्या है? इनपुट है। और रेफ्रिजरेटर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमने निकाली, यानी ये क्या है? आउटपुट है। भाई हमारा गोल क्या है? हीट निकालना है रेफ्रिजरेटर से। तो जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमने रेफ्रिजरेटर से निकाली, वही क्या है? वो हमारे पास आउटपुट है। और जो वर्क हमने इस पे किया वो क्या है? इनपुट है। भाई हीट निकालने के लिए हमने क्या किया? वर्क किया ना, तो वो वर्क क्या है यहाँ पे? वो इनपुट है। लेकिन याद रखना कार्नोट्स हीट इंजन में वर्क जो है वो इनपुट नहीं है, वो वहाँ पे आउटपुट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि कार्नोट्स हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल रिवर्स सिस्टम है ये, ठीक है। W अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट हमने रेफ्रिजरेटर पे किया, ठीक है। उससे Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमने निकाली, जो कि आपके पास आउटपुट है। अब जो हीट रिलीज हुई रूम के अंदर, जो अब हीट रिलीज हुई वो Q1 अमाउंट है। अब देखो हमने W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया किस पे? रेफ्रिजरेटर पे, और रेफ्रिजरेटर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकली। ये दोनों चीज़ें, ये इलेक्ट्रिकल वर्क से हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाली, और ये हीट कहाँ चली गई? रूम में चली। कितनी हीट रूम में रिलीज हुई? Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रूम में रिलीज हो गई। इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है। बहुत ही ईजी फार्मूला है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग एक जगह रख के इसको समझना है, ठीक है। W अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हमने रेफ्रिजरेटर पे किया, ठीक है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो हमने रेफ्रिजरेटर से एक्सट्रैक्ट की, Q1 अमाउंट ऑफ, और ये दोनों चीज़ें मिला के हमारे पास बराबर किसके होता है? अल्टीमेटली Q1 हीट, क्योंकि Q1 हीट जो है अल्टीमेटली रिलीज हो गई किसमें? रूम में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास W का फार्मूला हो जाता है Q1 माइनस Q2। Q2 को हम उधर लेते हैं तो माइनस Q2 हो जाता है, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। इसी तरीके से जैसे वहाँ पे एफिशिएंसी थी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी बीटा से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और K होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। मैंने आपको बताया कि आउटपुट जो है रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 है, और इनपुट जो है वो W, इनपुट जो है वो W है, और आउटपुट जो है वो Q2 है। और ये कैसे है? इनपुट जो है वो W कैसे है, आउटपुट Q2 कैसे है, वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना कि आउटपुट जो है वो Q2 है और इनपुट जो है वो W है। Q2 मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया, W जो है वो क्या है? Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे मैंने Q1 माइनस Q2 लिख लिया। इस तरीके से जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K का फार्मूला होता है वो निकल के आता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो Q2 यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्टेड है, हीट एक्सट्रैक्टेड जो कि हमारे पास आउटपुट है। Q1 हमारे जो W है ये हमारे पास वर्क डन है, दैट इज इनपुट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है। Q2 यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्टेड है यानी आउटपुट है, W यहाँ पे वर्क डन है यानी इनपुट है। तो अल्टीमेटली फार्मूला हो जाता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। उसके बाद आइडियल रेफ्रिजरेटर, ठीक है। जैसे हमारे पास आइडियल हीट इंजन था, दैट इज कार्नोट्स हीट इंजन, उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर के केस में आइडियल रेफ्रिजरेटर होता है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि Q2 आइडियल रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 अपॉन Q1 जो होता है वो T2 अपॉन T1 के बराबर होता है, यानी Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जो Q होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल के आता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। भाई Q2 की जगह हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। Q2 की जगह T2 लगा लो, Q1 की जगह T1 लगा लो, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल आएगा। तो आइडियल रेफ्रिजरेटर के केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला ये भी होता है, वो क्या है? T2 अपॉन T1 माइनस T1 माइनस T2, K इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। बस ये याद रख लेना कि फॉर ओनली आइडियल रेफ्रिजरेटर,
और ये जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा कि ईटा जो होता है, एफिशिएंसी जो होता है वो वर्क डन अपॉन Q1 होता है, और रेफ्रिजरेटर के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो होता है Q2 अपॉन W। इन दोनों फार्मूलों को जब हम कंबाइन करते हैं और डेराइव करते हैं तो K और ईटा के बीच में जो रिलेशन निकल के आता है वो होता है K इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ये एक बार नीट में भी पूछा गया है, और कभी कभी डेटा दे के न्यूमेरिकल बना के जो है वो पूछता है K या ईटा की वैल्यू, तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो है आप ज़बानी याद कर लेना। ठीक है, K की वैल्यू जो होती है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा होती है। ठीक है, जब हम इस फार्मूले को और इस फार्मूले को कैरनॉट इंजन का ये वाला फार्मूला और रेफ्रिजरेटर का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है जब कंबाइन करते हैं तो K की वैल्यू निकल के आती है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हमने थर्मोडायनेमिक्स के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे फार्मूले और हर एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो कोई भी टॉपिक जो है वो छूटा नहीं है। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि छूट गया है तो वो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जो है वो कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। थर्मोडायनेमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया होगा वीडियो को रिपीट करके देखना, और अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, फार्मूला शीट्स या शॉर्ट नोट्स जिनको आप कहते हैं, अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना, सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। ठीक है, तो आपको माइंड मैप्स, फार्मूला शीट, शॉर्ट नोट जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप एडेलिनो से पढ़ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।